हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एटम्स टॉपिक झारखंड टीजीटी के लिए। और बेसिकली ये इसमें हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं। एटम्स के जितने भी फार्मूले एंड कॉन्सेप्ट्स हैं इसको हम लोग 3 पार्ट में करने वाले हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है, ठीक है। तो पहला तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये हमारा पार्ट 1 है। बाकी ये है पार्ट 2 और ये है पार्ट 3। पार्ट 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि स्पेक्ट्रल सीरीज और एनर्जी लेवल डायग्राम्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में। तो थॉमसन ने इसको दिया था 1898 से लेके 1911 के बीच में। बेसिकली क्या है कि 1911 में रदरफोर्ड मॉडल आ गया था, तो बहुत सारे थॉमसन के लिमिटेशंस थे, ठीक है। तो ये उनको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए हमने थॉमसन मॉडल को हटा दिया। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इसको प्लम पुडिंग मॉडल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसका थॉमसन ने इसको बताया था कि जैसे आप वाटरमेलन खाते हो ना, तो वहाँ पे जो ब्लैक सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं बेसिकली। थॉमसन ने इस पर एक्सप्लेनेशन दिया था कि जो हमारा बॉडी है और जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इसको बैलेंस कौन करता है? इसको बैलेंस करता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स। नेक्स्ट है थॉमसन मॉडल का फेलियर। तो इसमें थॉमसन बेसिकली हाइड्रोजन लाइक आइटम्स में जो स्पेक्ट्रल सीरीज होती है, ये उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा था, तो इसलिए थॉमसन मॉडल का ये एक फेलियर है। दूसरा ये है कि अल्फ़ा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन जो होता है, जब हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल को एटम्स के थ्रू जब हम लोग पास करवाते हैं तो उनमें डिफ्लेक्शन होता है, जिनका एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे पा रहा था। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अब अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग के बारे में। तो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बेसिक जो चीज़ें हैं वही मैं आपको बताता हूँ। लाइक अल्फ़ा पार्टिकल एक होता है, अल्फ़ा पार्टिकल का एक बीम होता है। रदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल के बीम को एक थिन फॉइल से पास करवाया, राइट। तो कुछ पार्टिकल्स सीधे गुजर गए, कुछ पार्टिकल्स ने हल्का डिफ्लेक्शन शो किया और कुछ पार्टिकल्स ने स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन शो किया, और एक पार्टिकल 180 डिग्री से अपने पाथ को वापस रिट्रेस कर लेता है, राइट। तो इसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि पहला तो उन्होंने कहा था कि 1 आउट ऑफ 8,000 जो क्या कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स है, केवल वही डिफ्लेक्शन शो करेंगे। इसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि साइज ऑफ द आइटम आप देख लो 10⁻⁻10 मीटर, साइज ऑफ द न्यूक्लियस आप देख लो 10⁻⁵ मीटर, मतलब एटम जो है वो न्यूक्लियस से 10⁵ टाइम्स बड़ा है। इसका एक्सप्लेनेशन आप मानोगे तो आप जिस गाँव में रहते हो, आपका जो घर है उसके घर में एक छोटा सा रूम भी लोगे ना, तो वो भी 10⁵ टाइम्स से बड़ा ही होगा। तो आप मान के चलो कि स्काई से अगर अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहे हैं बहुत सारे, तो आपके घर से होकर गुजरने की उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो डेफिनेटली 1 आउट ऑफ 8,000। तो 1 आउट ऑफ 8,000 जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स केवल वही डिफ्लेक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। तो अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में पहला हमारा एक्सपेरिमेंट है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो आते हैं वो अनडिफ्लेक्टेड चले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि केवल 1 आउट ऑफ 8,000 जो हमारे अल्फ़ा पार्टिकल से वही डिफ्लेक्शन शो करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है। उसके बाद है हमारा कि केवल एक ही ऐसा अल्फ़ा पार्टिकल होता है जो कि डिफ्लेक्शन शो करता है 180 डिग्री का। तो अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? इससे हमको इससे हमको पता चलता है कि एटॉमिक मास जो है वो मोस्ट ऑफ द एटॉमिक मास इज़ एम्प्टी। मतलब आप जो ये एटम देखोगे ना, इसमें जो होल मास है ना, अभी मान के चलो कि क्या है कि जो न्यूक्लियस है वहीं पे सारे पॉजिटिव चार्ज है, और आपको पता है कि जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं वो 18⁻⁻37 टाइम्स इलेक्ट्रॉन के होते हैं, 1837 गुना। तो आप इलेक्ट्रॉन को तो नेग्लेक्ट ही कर सकते हो ना वहाँ पे मास। तो इसलिए क्या है कि मोस्ट ऑफ द जो एटॉमिक मास है वो केवल न्यूक्लियस में कंसनट्रेटेड होता है। इसलिए क्या होता है कि जितने भी अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं उनमें से मोस्टली तो अनडिफ्लेक्टेड चले जाते हैं। लार्ज एंगल स्कैटरिंग बहुत कम शो होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो हमारा एटॉमिक मास है वो एक ही जगह पे सिचुएटेड है। और इससे हमारा एक सिग्निफिकेंस और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको पता चलता है कि न्यूक्लियस जो है उसको इलेक्ट्रॉन सराउंड किए हुए हैं। जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसको सराउंड किए हुए हैं, इसके अराउंड ये रोटेट कर रहे हैं। अब हमारा आता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यहीं से हमको जो अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है, यहीं से हमको पता चलता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इसमें क्या होता है कि हमारा एक अल्फ़ा पार्टिकल है वो ये जो एटॉमिक रेडियस है,
यहीं तक केवल पहुंच पाएगा, उसके बाद ये वापस बाउंस बैक कर जाएगा। तो ये आर नॉट जो है ये हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दिखाता है। अभी हम लोग इसका आर नॉट को कैसे डिराइव करेंगे ये हम लोग देख सकते हैं। तो बेसिकली इसको 2 स्टेप में आप कर सकते हो कि जब स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में क्या है कि जो हमारा अल्फ़ा पार्टिकल है वो उसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी है, उस टाइम पे तो ये रेस्ट में है, उस टाइम पे तो इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। तो ये स्टेज 1 हो गया। स्टेज 2 में फाइनल में क्या होगा कि अगर अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो यहाँ पे आ गया होगा, राइट, अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो यहाँ पे आ गया होगा, तो इन दोनों के बीच में कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक है, और ये हमारा उस टाइम पे मोमेंटरीली जो हमारा अल्फ़ा पार्टिकल है वो उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो इसी का मैंने डेरिवेशन लिखा है कि देख सकते हो कि जैसे आप अल्फ़ा पार्टिकल में आपको पता है कि हीलियम लाइक एटम्स होते हैं, तो उसमें कितना चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, और न्यूक्लियस में कितना चार्ज होता है, तो जेड हमारा क्या एटॉमिक नंबर है, राइट। तो जब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि ½ mv² इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बिटवीन द अल्फ़ा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि आर नॉट का वैल्यू हमको पता चलता है। और फिर एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इम्पैक्ट पैरामीटर का। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है कि सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस जो है, राइट, ये सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस है, जब भी यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल्स आते हैं तो वो डिफ्लेक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा पार्टिकल वो कितनी दूर है, यहाँ पे सेंटर वाला जो एक्सिस है उससे वो कितना दूर है, जब हम लोग एक सर्टेन डिस्टेंस चले जाएंगे उसके बाद हम लोग मेज़र करेंगे तो कितना डिस्टेंस है अल्फ़ा पार्टिकल का सेंटर का जो है ये एक्सिस है उससे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला दिया हुआ है kZe² cot θ/2 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। दोनों ही फार्मूलाज में आप देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी दोनों ही में डिवाइडेड है, kZe² दोनों में ही कॉमन है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, यहाँ पे cot θ/2 है। और ये दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैंने क्यों लिखा, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमको सिर्फ एनर्जी दी हुई होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो सॉल्व करने में ईजी होता है, दैट्स वाई। अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड रदरफोर्ड का जो ये हमारा मॉडल है इसमें हम लोग देख लेते हैं इसके जो बेसिक 4 पॉइंट्स है। पहला तो हमारा पॉइंट है कि जो एटम है उसमें एक सेंट्रल कोर होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द मास सिचुएटेड होता है। इसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि एक हमारा एटम है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज हमारा यहीं पे है, और आपको पता है कि एक जो हमारा प्रोटॉन होता है उसका मास होता है 1837 टाइम्स एक इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का मास उसके कंपैरिजन में क्या है, कुछ नहीं, नथिंग, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस क्या है, 10⁻⁻15 मीटर, साइज ऑफ द एटम 10⁻10 मीटर। मैंने बता दिया आपको। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या है कि एटम्स एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जैसे क्या है कि न्यूक्लियस में आपको पता है कि वहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो उनको बैलेंस आउट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का वहाँ पे एक क्लाउड होता है, जिससे क्या होता है कि एटम जो है वो हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जिससे क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, राइट, वो उनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा लग रहा है वो दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। उसका जो एटॉमिक मॉडल है उसके 2 लिमिटेशंस भी है। पहला लिमिटेशन है कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से आपको पता होगा कि जब भी चार्ज पार्टिकल एसिलेरेट करते हैं तो वो कुछ एनर्जी को रेडिएट करेंगे, राइट, और उनकी जो एनर्जी है वो लूज करते जाएगी, एंड फिर क्या होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये अल्टीमेटली स्पाइरल पाथ करते हुए ये न्यूक्लियस में इसकी डेथ हो जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता, राइट। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम। रदरफोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं। जब ये किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं तो स्पेक्ट्रम जो हमको मिलनी चाहिए थी वो तो हमको कंटिन्यूस मिलना चाहिए था, बट हमको स्पेक्ट्रम कैसा मिलता है, डिस्क्रीट मिलता है। जैसा आपने कुछ हाइड्रोजन एटम्स में पढ़ा होगा, राइट, कि कुछ एक पर्टिकुलर इनका ऑर्बिट होता है n=1 n=2, कुछ एक अलाउड ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, केवल ये उन्हीं में मूव करते हैं, तो इसलिए हमको जो स्पेक्ट्रम मिलती है वो डिस्क्रीट मिलता है।
ये है हमारा एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसमें हमको काइनेटिक एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ मतलब कि वो 10⁻6 होगा, राइट। और इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब पता है कि 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम से हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 90 डिग्री दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर हमारा गोल्ड मॉलिक्यूल लिया, गोल्ड न्यूक्लियस लिया गया है, तो जेड हमारा 79 है। अब हम लोग इम्पैक्ट पैरामीटर का फार्मूला लगा देते हैं। ये हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर का फार्मूला, सारे वैल्यूज पुट कर दिए। कॉट θ/2 हमारा कॉट 45 हो जाएगा। कॉट 45 क्या होता है? 1 होता है। जब हम लोग सारे वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करेंगे, ये और ये कट जाएगा, तो हमको वैल्यू मिलेगा 2.27 इंटू 10⁻⁴ मीटर, राइट। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक हमारा अल्फा पार्टिकल है, राइट। और जब ये बम्बार्ड होता है गोल्ड फॉयल पे, तो हमको मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करनी है गोल्ड फॉयल की। गोल्ड का जो हमारा एटम है उसका हमको मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो जब ये बम्बार्ड हो रहा है उस पर, तो पहला तो हम लोग देखेंगे इसका, पहले हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड आउट करेंगे। वहाँ से हमको इसका रेडियस मिल जाएगा, राइट। ये हमारा एटम है, ये न्यूक्लियस, यहाँ तक मैक्सिमम ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है। तो इससे हमको यहाँ पे रेडियस मिल जाएगा। रेडियस का फॉर्मूला 2kZe²/ke, सारे वैल्यूज पुट कर दिए हमने, रेडियस हमको मिल गया। उसके बाद क्या है, इसका वॉल्यूम निकालना है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम निकालने के लिए स्फीयर का वॉल्यूम आपको पता ही है, 4/3πr0³ जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमको वैल्यू मिलेगा, राइट। तो क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा, क्योंकि बेसिकली जो कॉन्सेप्ट अप्रोच है कि हमको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, वो अप्रोच हमको दिखना था, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और ये हमारा पार्ट 1 था, और बेसिकली इसमें मैंने उतना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है क्योंकि थोड़ा बोरिंग हो जाता है वीडियो, राइट। और क्विक रिवीजन के लिए बेसिकली ये वीडियोज़ मैं अपने लिए भी बना रहा हूँ, तो आप रिवाइज करें। और 2 वीडियोज़ में और लेके आऊँगा। सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।